जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, बात यह है कि भारत जब जब परेशान होता है तब हर किसी को लगता है अपने जीवन में अपनी जिंदगी में हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे साथ ही इतनी सारी परेशानी क्यों आती है, मुझे ही भगवान दुखी क्यों करता है। तो कोई कहता है कि भाई दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भारत की इतनी बड़ी ऋषि परंपरा है, इतनी बड़ी अध्यात्म परंपरा है, यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर कुंभ महाकुंभ है। ऐसे में इतना सब कुछ होते हुए भी भारत को बार बार सफर क्यों होना पड़ता है, दुखी क्यों होना पड़ता है। दुखी होते हैं हम लोग जब हमारा कोई एक भी व्यक्ति बलिदान होता है, किसी की मृत्यु होती है ऐसे तरीके से जो आकस्मिक हो, पहलगाम के तरीके से हो, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है। किसी ना किसी तरीके से हमें एक पीड़ा की अनुभूति होती है। लेकिन उस क्या उसका कारण बाहर ही है या फिर उसका कारण आंतरिक है। आंतरिक है तो कैसे उसको मैनेज करना है, और बाहरी है तो कैसे उसे ध्वस्त करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ में आज पधारे हुए हैं श्रीमान गिरिधर मामिडी जी। गिरिधर जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन भैया। कैसे हैं आप? प्रणाम। नमस्ते निधीश जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। गिरिधर जी, आप तो यात्राएं बहुत करते हैं, आप कश्मीर भी जाते हैं, अलग अलग नासिक में भी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, और जहां जाते हैं नदियों के साथ में आपका विशेष स्नेह है, नदियों के साथ में माटी के साथ में आपका विशेष स्नेह है। यहाँ मैं बात यही करने वाला हूँ कि पीड़ा होती है जब किसी एक भी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत होता है, तो ये बाहरी जो लोग हैं उनको ध्वस्त कैसे किया जाए, और अगर अंदर से कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो भारत को क्या कोई भारत को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। क्या वाकई में मैं सही हूं? क्या भारत को कोई कंट्रोल कर रहा है, कर सकता है क्या? प्लीज। देखिए, अब जो हमारी सरकार है या हमारी देश है आज की परिस्थिति में, ये ब्रिटिश की देन है, ब्रिटिश और अमेरिका की देन है। ये ऐसे बनाया गया कि हम एक भौगोलिक, ज्योग्राफिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश बनाया गया। मगर हम भारत जो है, हम कभी भी भौगोलिक स्थिति से हम बंधे नहीं हुए थे। हम अखंड भारत थे और यहाँ बहुत से राज्य हुआ करते थे, जैसे महाजनपद थे पहले, या गणराज्य थे, उपगण राज्य थे। कभी भी एक लीगल एंटिटी कभी नहीं रहा भारत में। अब मौर्य की जो मगध साम्राज्य में लगभग एक यूनिट था, मगर वो भी दक्षिण में चेरा चोला पांड्या वो अलग थे। उनको हराया नहीं था मगध साम्राज्य। मगर उसके बाद ब्रिटिश कालखंड में भी लगभग हम एक यूनिट थे। मगर फिर भी हमारी इतिहास देखेंगे 5000 साल में अलग अलग देश हुआ करते थे। इवन 1947 में भी लगभग 560 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से कोई 30-40 पाकिस्तान में विलीन हो गया, बाकी सब आज की इंडिया में विलीन हुआ। तो अब ये सिचुएशन जो है 5000 साल में कभी नहीं थी। इसीलिए हम हमारी देश का वर्णन करना हो, कहीं भी किसी भी आप शास्त्रों में जाइए, कोई भी पुराण इतिहास उठा के देखिए, आज की जो ताजिकिस्तान है वहां और उनसे भी उत्तर की जो भी देश है या जो भी एरियाज हैं, वो भी वर्णित है उसमें। मतलब लीगल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था हमें, लोग जा सकते थे। मान लीजिए कि दक्षिण से आदि शंकराचार्य गए केरला कालड़ी से लेके, वो वहां चार धाम में मतलब केदार बद्री में अभी भी नंबूदरी है, वहां जो पूजा करते हैं। और शंकर पीठ गए थे वो, जहां अभी पाकिस्तान की कब्जे वाली पीओजेके में है, वहां तक गए थे ये। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत रामेश्वरम राम सेतु देखने लोग आते थे। और हमारी जो भी आप संकल्प करते हैं हर दिन, उसमें मेरोह दक्षिण दिग्भागे, फिर आप नदियों का वर्णन करते हो। तो मतलब हमारी एक परंपरा रही है कि भाषाओं के ऊपर और हमारी रीजनल डिफरेंसेस के ऊपर हम भारत भूखंड को एक कल्चरल यूनिफाइड एक जगह हम मानते थे पहले। अब ऐसा हो गया
लीगल टेरिटरी में हम बंध गए। अभी वाघा बॉर्डर से आगे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हो गया। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वहां हिंदुओं की पीड़ा जो हो रही है वो ना हमारी सरकार को पड़ी है, ना यहाँ की प्रजा को पड़ी है। अभी बताइए कितने लोग सड़कों पे उतर आए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, कितने लोग बाहर खड़े हो गया बताइए। हर दिन वहां कुछ कोई ना कोई छोटी लड़कियों को उठा के तीसरा या चौथा बीवी बना के उसको धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान में उसका शादियां करवा रहे हैं और 2-3 साल के अंदर उसको कोटे पे बिठा रहे हैं। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम क्या कर रहे हैं? तो हम जो है ना, ये ब्रिटिश की देन जो है, एक ज्योग्राफिक और लीगल टेरिटरी बन के सिमट के रह गए हैं। तो अब हम इंडिया से भारत बनना चाहिए। वी हैव टू मूव फ्रॉम बीइंग इंडिया टू भारत। एक कल्चरल, सामाजिक, सैद्धांतिक और एक स्पिरिचुअल देश बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब बैठ के गौतम बुद्ध जैसे बैठ के आप ध्यान करो, तप करो और अपना खुद का मोक्ष ढूंढो, वो नहीं है। भारत वो नहीं था। भारत एक इट वाज क्या कहते हैं उसको, एक छात्र था, उसमें धार्मिक छात्र, धर्म के लिए हम लड़े थे। महाभारत युद्ध क्या थी, कुरुक्षेत्र युद्ध क्या था, भगवान राम ने क्यों लड़े थे? सीता मैया को लेके आना एक चीज है, मगर जो राक्षस रावण ने इतने लोगों को सता रहे थे, इतने लोगों का बंदी बना के वहां लेके गए थे, उनको दंड देना था हमको। तो इसीलिए वो धर्म युद्ध के लिए निकले थे। भगवान श्री कृष्ण भी वही किया है, धर्म युद्ध किया है। तो ये चीज हम भूल चुके हैं। कहां आपकी सभ्यता में लिखी है कि शत्रु हारने के बाद उसको क्षमा करके छोड़ दे? कहां लिखा है बताओ? भगवान कृष्ण ने क्या बोला है जब कर्ण का, अंगराज कर्ण का रथ की पहिया खिसक गई थी जमीन में, वो उठाने वाले थे, तब मारने के लिए बोला है अर्जुन को। क्या उनको उठ के फिर बाहर रथ में खड़ा होके फिर लड़ने तक इंतजार करने के लिए थोड़ी बोला है भगवान कृष्ण ने? तो ये सब चीज हम क्यों भूल गए? फिर पृथ्वीराज चौहान उनको 17 बार उनको क्षमा करके क्यों छोड़ दिया मोहम्मद गोरी को? एक बार हार गया तो क्या हुआ? तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो इतिहास रही है, उससे हम हट गए। इसीलिए हम, हमारे देश में ये पीड़ा है आज भी। वो छात्र हमसे निकल गए। पहला, गौतम बुद्ध आने के बाद समाज में जो स्थिति थी उसको बदल दिया था वो। इसके चलते हुए हमें प्रोटेक्ट करने वाले, हमें रक्षा देने वाले कोई नहीं रहा। जो स्ट्रक्चर थी हमारी वो खत्म होगी। अभी जितने भी स्थान आप देख रहे हो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कभी हिंदू राज्य, हिंदू क्षेत्र हुआ करते थे ना। अब क्या हो गया? तो जब बौद्ध बन गए थे, एक ही इन्वेशन में ये सब कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज है। अब जैसे मैंने पहले भी बोल रहा था, जब आप पूजा करते हो, जो संकल्प में आप कहते हो कि मेरोह दक्षिण दिग्भागे, भाई ये मेरु पर्वत है किधर बताइए आप? आपका चैनल का नाम ही जम्बू टॉक्स है ना, जम्बू द्वीप की बात कर रहे हो। सो जम्बू द्वीप में मेरु पर्वत किधर है? हर दिन आप हिमालय से लेके सागर पर्यंत तक जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी मतलब सभ्यताएं हैं, परंपराएं हैं इधर, हर परंपरा का संकल्प एक ही है। क्या है? मेरु हो दक्षिण दिग्भागे। मेरु को दक्षिण दिग्भाग मतलब मेरु है किधर बताइए? तो मेरु पर्वत है आज की ताजिकिस्तान में। कितने लोगों को पता है? वहां पामीर माउंटेन्स है, पामीर माउंटेन, सुमेरु, पामीर माउंटेन, वही मेरु पर्वत है। मेरु से ही पामीर आता है। तो मेरु दक्षिण दिग्भाग मतलब वहां तक हमारी सोच थी। आज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में जो नदी दोनों को डिवाइड करती है, उसका नाम है अमू दरिया। अमू दरिया का असली संस्कृत नाम है चक्षुहु, और उसमें एक वक्षा करके एक और नदी आती है। ये सब ऋग्वेद में वर्णित है, हमने भूल चुके हैं। और इस सभ्यता को रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना हमारी सभ्यता रही है। आज क्या हो गया? तो इसीलिए जब हम हमारी मूल सिद्धांत और मूल संस्कृति से हम भटक गए हैं, इसके चलते हुए हम आज ये सब पीड़ा हम झेल रहे हैं। तो इसीलिए पुनः भारत उसी वैभव स्थान फिर दोबारा प्राप्त करना हो तो हम शस्त्र अस्त्र उठाना है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप लड़ते जाओ, हर चीज में आप छात्र बनना है।
आपकी सोच में ये छात्र होना है। आप अपनी सभ्यता को डिफेंड करने के लिए बौद्धिक छात्र हो सकते हैं या असली में अस्त्र शस्त्र उठा के लड़ना हो, दोनों चीज में हम छात्र बनना है। मगर बदकिस्मती से आप देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस। तो अब देखिए सोच क्या है, पूरे हमारी सरहद पे फेंसिंग हमने लगा रखा है, उस फेंसिंग के उस पार उनका कोई फेंसिंग नहीं है, वहां कोई दिखता ही नहीं है आपको, ना पाकिस्तानी फौज दिखता है, ना चाइनीज फौज दिखता है, कोई नहीं दिखता आपको। मगर कभी 2 महीने में 3 महीने में घुसपैठी करता है, उसके चलते हुए हम डर उस डर से हमारे बच्चे पूरे 24 घंटे 365 डेज वहां गश्ती लगा रहे बैठा है। मतलब इतना डिफेंसिव माइंडसेट है हमारा, हमारी तरफ आंख उठाने के लिए भी डर उसके दिल में हमें बिठाना है। सरहद नहीं होनी चाहिए, इधर आएगा तो उसका हालत क्या होगा, उस डर से वो इधर आंख भी उठा नहीं सकते हैं, ऐसा हमारी अप्रोच होनी चाहिए। मगर हम कर क्या रहे हैं? तो ये डिफेंसिव अप्रोच है, ये गांधीवादी बोलिए या आप बौद्ध की परिभाषा बोलिए, या जैसे आपने इनिशियल में प्रश्न पूछा है, हमें कंट्रोल करने वालों की जो एजेंडा है उसके चलते हुए हमें ऐसा एक स्टेटस को देश बना के छोड़ दिया। अब जाएंगे तो देखिए स्पेक्टेकुलर हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुई है अभी अभी, वो तो हमारी आर्मी और एयरफोर्स का मतलब कोई दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा जीत है। फिर भी हम अल्टीमेटली देखेंगे नैरेटिव उनका ही चल रहा है। उनका जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसी समय इनको $2.3 बिलियन आईएमएफ का लोन मिला। ये खत्म होने के बाद $40 बिलियन वर्ल्ड बैंक का लोन मिल रहा है उसको। क्यों भाई? इतना टेररिस्ट देश होने के बावजूद उनको क्यों सपोर्ट मिल रहा है? भारत को क्यों नहीं कोई भाव दे रहा है? और उल्टा हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि आप रुको, नहीं तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक चला जाएगा। हमें नसीहत देने वाले इस टेररिस्ट देश को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? तो ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, हमारी जो सोच में हमें बदलाव आना चाहिए। आप देखिए हिमालय से लेके कोई कहीं भी जाइए, भारत की जो पुरानी मंदिर है या पुरानी देवी देवताएं हैं, एक ऐसा देवी हो या देवता हो जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, ऐसा मुझे एक दिखाइए। मगर हम क्या कर रहे हैं, अभी पूरा भूल चुके हैं ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अभी भी हम हमारी देश के ऊपर जो भी संकट आती है वो हमारे ऊपर एक सिविलाइजेशनल युद्ध हमारे ऊपर छेड़ा गया। जैसे असीम मुनीर का बयान क्या था कि 2 नेशन थियरी, हिंदू और मुसलमान एक देश नहीं हो सकते हैं, और इसके चलते हुए हम सही थे, ये थे, वो थे, जो भी है। तो वो नैरेटिव हमने काउंटर नहीं किया। उसके रेस्पॉन्स में हमने क्या किया, हमारी सेना को भेजा है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मार के आ गया। सेना भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स दिया है। कोई समाधान दे पाए हम उसको? या तो असीम मुनीर सही है या असीम मुनीर गलत है, दो ही हो सकता है ना। असीम मुनीर सही है तो यहां मुसलमान क्या कर रहे हैं? जब मुसलमान और हिंदू दोनों अलग देश हैं तो इनको वहां भेजना चाहिए था, इधर क्यों है ये लोग? तो मान लीजिए कि असीम मुनीर गलत है, तो मतलब हिंदू मुसलमान दो कौम नहीं है, 2 नेशन थियरी गलत है, तो पाकिस्तान बना ही क्यों? है ना। तो दोनों एंगल से वो नैरेटिव वॉर वो लेके जो चला है उसका रिस्पॉन्स हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। हम कंफ्यूज हैं। वो तो क्लियर है, गजवा हिंद करना है, जो भी है उनका तो क्लैरिटी है। वो सही है गलत है वो बात की बात है। मगर उनकी जो सिविलाइजेशनल अटैक्स हमारे ऊपर हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमारी क्या है? अब पहलगाम में जो हुआ है वो एक क्लियर कट सिविलाइजेशन अटैक है। सिर्फ मर्दों को मारा है, और वो भी उनको पैंट उतार के ये हिंदू है या मुसलमान है चेक करके मारा है। अब हमारी रिस्पॉन्स क्या है? बस पहला अटैक में हमने किया है, ये टेररिस्ट तंजीम्स को ही मारे हैं, उससे आगे हमने नहीं मारा है। ना उनके मिलिट्री को मारा है, ना कहीं किसी और को मारा है। फर्स्ट 9 अटैक जो हुआ है पहला दिन 6 और 7 रात को वही अटैक किया है। अभी मुझे बताइए नीतीश जी, पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट तंजीम है? मेरे विचार में कोई टेररिस्ट तंजीम पाकिस्तान में नहीं है।
आईएसआई नाम चाहे ही। वो बिल्कुल जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, ये अपना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का अलग टुकड़े हैं, बस उतना ही है। दैट डिविजन्स ऑफ द सेम आर्मी। सबसे बड़ा और एक ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान की डीप स्टेट, अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सब नाम दिया है इनको, टोपी बीटी पहन के कैमरा के सामने इसको दिखा रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर जो भी, फलान ढिमकान जो भी हो, मगर अल्टीमेटली इनको कंट्रोल करना वही वाले वही है। असीम मुनीर के स्टेटमेंट के 5 दिन के बाद पहलगाम में अटैक होता है। तो मतलब वो सोच को आप मार नहीं रहे, उस सोच को आप एड्रेस नहीं कर रहे। अब बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स दिया, अब उनको इतना मार के आ गया हम, शायद 1 साल 2 साल तक वो चुप रहेगा, फिर बाद में फिर उठ खड़ा होगा। आपने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या हुआ? फिर आपका पहलगाम हो गया, सॉरी पटा ये पुलवामा हो गया, फिर बाद में आप एयर स्ट्राइक किया, क्या हुआ? पहलगाम हुआ। इतना बड़ा नुकसान उसको पहुंचाया, उसका न्यूक्लियर एसेट्स को हमने टारगेट किया, क्या क्या किया हमने, लगभग 20 या 30 उनके ठिकानों पर हमने हमला किया है। हमारी सरकार ने बहुत कम 11-12 की बात किया है, मगर पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि और भी बेसिस हमारे भारत ने आके मारा है। तो मान लीजिए कि लगभग 30 जगह पे हमने मारा है, स्कर्दू से लेके कराची तक हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या पाकिस्तान सबक सीख लिया और बाद में कुछ नहीं करेगी? ऐसा थोड़ी है, फिर दोबारा आएगी ना। आपने एक सिविलाइजेशनल अटैक देश के ऊपर जो हो रहा है, उसका आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो। आप सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्स ही देना है उनको। जब तक वो नहीं देंगे तब तक ये जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान, मान लीजिए नीतीश जी, 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक हर जंग जीता है, ऐसा उनका नैरेटिव है। हर जंग भारत ने हारा है, उसका नैरेटिव है। आपका सेना जीता होगा मगर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इवन 71 के युद्ध में भी आप मजबूरन 93,000 प्रिजनर्स को वापस करना पड़ा। अब कितने दिन आपके पास रखेंगे? आपने वापस किया। पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये डोनर्स पूरे पंप किए हैं उनको, क्या फर्क पड़ा उनको? खर्च कुछ नहीं हुआ। 1971 में कितना, जितना वो पैसा हारे थे या खर्च हुआ उनका, पूरा भर्ती हो गया। ये पूरे डोनर्स उनको पैसे दे दिए। तो आप अपनी अचीव क्या किया? और तो और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उसका फंडिंग यही सऊदी अरेबिया, यूएई से आया उनको पैसे। तो कौन जीता? हम जीता है, वो जीता है? सोचना चाहिए हमें। कारगिल में इतना कांड किया है, सौरभ कालिया और अजय आहूजा, इनको इतना बेरहमी से टॉर्चर करके मारा है। क्या पाकिस्तान को कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बस अपना लाइन ऑफ कंट्रोल तक चला गया, उससे आगे नहीं गया। और इसके ऊपर कोई सैंक्शन लगा, कोई वर्ल्ड ने इसके ऊपर कोई सैंक्शन लगा? कुछ नहीं लगा। तो मतलब ये नैरेटिव है उनका। इवन 71 में ईस्ट पाकिस्तान खोने के बावजूद वो ये कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान ने हमने जीता है, तो आपने हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस्लामाबाद जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इंटरनेशनल बॉर्डर तक हमारी कंट्रोल होता, तो पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं, पहाड़ के नीचे इस्लामाबाद है। लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया, इसलिए कोई 20-30 किलोमीटर का बफर और मिल गया। अब यहां से पत्थर भी फेंकेंगे, इस्लामाबाद भी गिरेगा, फिर भी इस्लामाबाद का हम बाल भी बाका नहीं कर पाए। तो आप देखिए, हम इतना बड़ा शक्ति होने के बावजूद हमारी अप्रोच, हमारी सोच डिफेंसिव है, और उनका सोच जो है भारत को घृणा, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना ही उनका मकसद है। चाहे उनमें 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग भूखे मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिविलाइजेशनल लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है। इतना बड़ा देश था, हमारी सोने का चिड़िया था भारत। 10,000 मुगल आके इसको, पूरा देश को कब्जा करके अपने हाथ में ले लिया। तो क्यों? आप इतना बड़ा इकोनॉमी, आज चौथा इकोनॉमी, बड़ा इकोनॉमी हो, तीसरा होंगे, दूसरा होंगे, या पता नहीं 50 साल के बाद फर्स्ट नंबर 1 इकोनॉमी भी हो सकता है। तो फिर भी आप इकोनॉमिकली बड़ा होने के बावजूद जब आपकी अप्रोच ये रहेगी, डिफेंसिव अप्रोच रहेगी, छात्र नहीं दिखाएंगे, तो कोई ना कोई आपके आपको अड़प करके जाएगा। They'll conquer you। गिरधर आज जी, गिरधर जी, यहाँ पर मैं, आपने जो बोला कि ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत जरूरी है कि सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्स
और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, ये लोगों को समझना चाहिए कि हम कब तक। और मैं इसलिए ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूं अब कि हमें डरा कौन रहा है? बाहर वाला नहीं डरा रहा तो अंदर वाला डरा रहा है, अंदर वाला डरा रहा है तो अंदर वाला कौन है? बिकॉज देखिए, रिजीम भी चेंज हुआ है, कांग्रेस पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी आई, वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी के बाद में अब नरेंद्र मोदी आए। इवन आपने वहां पर भी बोला कि 2016 में ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले कभी इतना साहस इतना भी नहीं दिखाया था। आज इतना साहस दिखाया वो भी कोई कम नहीं है, बट इवन देन जब तक हम ऑपरेशनल साहस की जगह सिविलाइजेशनल साहस नहीं दिखाएंगे तब तक ये बार बार होगा। एक भी व्यक्ति के साथ में होता है तो वो एक व्यक्ति क्या हमारे किसी काम का नहीं है क्या? वी आर नॉट द कंट्री। जो बिल्कुल। पर्ल हार्बर हो जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि अच्छा, लोग कहेंगे कि अच्छा पर्ल हार्बर हो गया तो वो वहां से सब हटा दिया था अपना एम्यूनिशन वगैरह, और पर्ल हार्बर अमेरिका ने होने दिया, या 9/11 भी अमेरिका ने होने दिया। वी आर नॉट दैट कंट्री। एक भी आदमी जानता है तो है ना, वो हमारे लिए ऐसा क्यों को मुमुक्षु हो सकता है हमारे लिए? कौन था वो? कौन हो सकता था? कितना विजयी होने की उसमें सामर्थ्य था? तो कैसे चला गया? तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? उसका भी हमें आंसर चाहिए। वही तो मैं कह रहा था कि पहला, हमारे देश को समझने के लिए पहले हम सब हिंदू बनना चाहिए। हम भक्त हैं, हिंदू नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। 66 करोड़ भक्त गए हैं कुंभ मेला में, उसमें से कितने हिंदू गए हैं ये बहुत बड़ी प्रश्न है। क्यों गए हैं उधर? अपना पाप धोने के लिए और पुण्य कमाने के लिए गए हैं। मगर इस सब सभ्यता संस्कृति के बारे में पूछने वाले कितने लोग थे उसमें, ये हमें समझनी चाहिए। आज कोई घटना होती है, जैसे मुर्शिदाबाद बांग्ला वेस्ट बंगाल में हुआ है, या कोई और संदेशखाली में कुछ होता है, तो हमारी रिस्पांस क्या है? तो ये चीज है। तो हमारी सोच जो है इंडिविजुअलाइज हो गया, अब्राहमिक सोच हो गया। अब्राहमिक सोच क्या है? आपका और भगवान का एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रहता है। कॉन्ट्रैक्ट के नाते आप डील करते हो उसको। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आप बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं है आपको। तो हम भी वैसे बन गए, हिंदू हिंदू नहीं रहे, विभक्त बन गए। जब हिंदू बनना शुरू करेंगे, देन यू विल गेट आंसर्स टू ऑल दिस थिंग्स। हमारी हमारी ऊपर जो कंट्रोल है वो सो कॉल्ड पार्टीशन होने से पहले ही हमारे ऊपर थोपा गया। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिसंबर 1946 में ड्राफ्ट बन के आपको दिया गया। ब्रिटिश जाने से पहले ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ में थमा दिया। अंबेडकर जी आए, इतना चर्चा हुआ, वो हुआ, सब हुआ, कितने चेंजेस हुआ उसमें। एक रिजर्वेशन ऐसा 2-3 चीज चेंज हुआ है, मगर फंडामेंटली वही स्ट्रक्चर आपको दिया, डेमोक्रेसी आपको दिया गया। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, भारत में चलेगा क्या? हम इतना डाइवर्स देश है, इतने हमारी परंपराएं हैं, इतने अलग अलग भाषाएं हैं, एथनिसिटीज हैं, इसको वो उस एंगल से कैसे देखे जाएंगे? किसी को एक वोट ज्यादा मिला, आप कह रहे हो कि वो जीत गया, बाकी एक वोट जिसको कम मिला है वो हार गया। मतलब ये स्ट्रक्चर भारत के लिए फिट नहीं बैठता है। तो हमारी स्ट्रक्चर जो है, आप चाहे बीजेपी आए हो सत्ता में, या कांग्रेस आया हो, या कम्युनिस्ट आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ सरकारें चलाई, चाहे वो बंगाल में हो, त्रिपुरा में हो, या केरला में हो, हर जगह पे वो चला है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं के बलबूते पे चला था ना, मनमोहन सिंह का पहला 5 साल। तो जो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं करते हैं, वो सत्ता में डेमोक्रेटिक तरीके से आ गए, फिर भी वो क्या उखाड़ पाया? तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आएंगे सत्ता में, ये स्ट्रक्चर जो बनी है वो हमें कंट्रोल करने के लिए उनकी सोच के आधार पर बनाई गई है। तो इसीलिए चाहे भाजपा आया हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा। और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मोदी जी के कालखंड में भी बंगाल में क्या हिंदू महफूज है ना? तो पकड़ पकड़ के इनको गुड़गांव से उठा के लेके जा रहा है, उसको बंदी, उसको अरेस्ट कर रहा है। तो कर्नाटका में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं, केरला में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी भी तो क्या करेगी? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो बनी है वो मोदी जी के ऊपर है, कितने भी आए, उनके हाथ में नहीं रहेगा। मगर मोदी जी आने के बाद कुछ स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत हुए हैं।
और एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में आया है, और देश का सोच अप्रोच स्पेशली इंटरनेशनल इश्यूज में बहुत कुछ बदला है। तो ये चीज है। और हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने हमारी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी हथियार हम खुद बनाना, ये सब शुरू हुआ है 10 साल में। फिर भी स्ट्रक्चरली आपका देश उसी स्ट्रक्चर पे चल रहा है। मोदी जी जाके उसको, ममता बनर्जी को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो टेररिस्ट को रिलीज करेगा तो आप क्या करोगे? अब इनको अरेस्ट करेगा तो कोर्ट इनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। कोई और समुदाय के लोग पाकिस्तान के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ गाली बकवास करते हैं तो उनको बेल मिल जाता है। तो जब कोर्ट ऐसा है तो मोदी जी क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन है, सब कुछ मोदी जी के हाथ में नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी है, धर्म के आधार पर नहीं बनी है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म के मतलब जो सही है, सत्य है, जो ट्रूथ है, उसके आधार पर बनना चाहिए। वो बनी नहीं है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर से आपको क्या निकलेगा? नतीजा नहीं निकलेगा। आपका सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। अब देखिए, कोई कलेक्टर होता है, कलेक्टर मान लीजिए, या आप आपके मोहल्ले में, आप जयपुर में रहते हो, आपके मोहल्ले का बंदा, मान लीजिए वो चीफ मिनिस्टर बनता है राजस्थान का, या कोई मंत्री शंत्री बनता है, आपके खुद के मोहल्ले में वो वापस जब आता है, प्रशासन क्या करती है? सड़क के दोनों ऊपर व्हाइट पाउडर डालती है ना, सफेद पाउडर डालती है। जब मंत्री आ रहा है सफेद पाउडर डालती है ना। क्यों डालती है? क्योंकि वो ब्रिटिश ने लगाया रूल। गोरा आदमी, गोरा ऑफिसर ये फालतू की जो खराब हिंदुस्तान में नहीं आना चाहते। पहले गैमैक्सिन डालो, सैनिटाइज करो, तब गोरा साहब आएगा। ये रूल उसमें बना के रखा है। तो अब जिसका घर आपके मोहल्ले में है, जो मंत्री बन गया, उनके लिए भी वही रूल लागू है। क्यों कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं। ये रूल बुक में है, इसको फॉलो करना। मतलब आपका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, सब वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आपका बजट क्या एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू है, किसको रेवेन्यू मानना है, किसको एक्सपेंडिचर मानना है, वो डिसाइड कर रहे हैं। 31 मार्च आते आते आपका एलोकेशन पूरा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा बजट में डालना पड़ेगा। ये कैश सिस्टम है, ये क्या है? आप कोई हथियार खरीदना चाह रहे हो, कोई एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहे हो, तो वो नेगोशिएशन 4-5 साल चलेगा। उसके बाद जाके आप ऑर्डर दोगे। आज बजट एलोकेशन किया खरीदने के लिए, तो इस साल 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा अगले साल उसको डालना पड़ेगा, 4 साल डालना पड़ेगा। 5वें साल मान लीजिए कुछ गड़बड़ होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, तो खरीदेंगे नहीं आप, जिसके लिए आपने अलोकेट करके रखा है। आपकी ये ब्रिटिश बजट उसको नहीं चलाएगी आपको आगे। तो हमारी अभी आर्टिकल 370 की बात हमने जिक्र किया, आर्टिकल 371 के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। वहां नॉर्थ ईस्ट में आप जाके घर खरीद नहीं सकते हो, वहां कोई सरस्वती शिशु मंदिर, विवेक वर्धिनी स्कूल आप लगा नहीं सकते हो, मंदिर वहां बना नहीं सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रक्चर बनाया कौन? आपके खुद के देश में सबसे दक्षिण में जो पार्ट है वो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड्स में। वहां आप और हम जा नहीं सकते हैं, मगर ब्रिटिश की पादरी जा सकते हैं अभी भी। क्यों? निकोबार आइलैंड्स पूरा क्रिश्चियनाइज हो गया, तो वो प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले हैं, एंग्लिकन चर्च को मानने वाले हैं, तो इसलिए वो जा सकता है, मगर आप और हम नहीं जा सकते हैं। टूरिज्म नहीं जा सकते, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया ब्रिटिश ने, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट नहीं है। 15 अगस्त 1947 हमें स्वपालन मिला है, और 26 जनवरी 1950 को स्वराज्य मिला है। आज तक हमें स्वतंत्र नहीं मिला है। वी आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय देयर नैरेटिव। और ब्रिटिश अपना पूरा जो भी सोच था वो अमेरिका को सौंप दिया। आज अमेरिका आपको कंट्रोल करती है, आपके जो भी पॉलिसी हो अमेरिकन पॉलिसी है। बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, मैं ऐसे गिनते जाऊंगा तो हर वर्टिकल में आपको उन्हीं का कंट्रोल दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर में जाके देखिए, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका पॉलिसी कहां से आया है? अमेरिका ने डिसाइड कर रहा है। 180 दिन से ऊपर आप लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो एनपीए हो जाएगा। हमारी सीजन होते हैं, एक साल में 4 सीजन हो सकते हैं, मगर एक 10-15 साल का भी सीजन का होता है। कभी 2 साल आपका बारिश कम होता है, फिर कभी 2 साल ज्यादा होता है।
ये तो सीजनल, एक साल, हर साल में सीजन होते हैं, एक पीरियड आप ले लेंगे 10-15 साल, एक डिकेड का सीजन भी अलग होते हैं। तो इस साल मेरा फसल खत्म हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, मगर आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर फिर मुझे वो फिर मैं उसको नुकसान को फिर वापस ले लूंगा। फिर भी 180 डिग्रीज हो गया, 180 डेज हो गया, आपको एनपीए में डाल दिया। तो ये रूल्स बनाया कौन? अमेरिका ने बनाया। तो ये प्रॉब्लम है। आपकी जो बैसिल नॉर्म्स कौन बनाए, आपकी रेटिंग्स कौन बनाए, ये सब वेस्ट का हमारे ऊपर थोपा गया एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसके चलते वो हमें कंट्रोल करते हैं, आप उससे आगे जा नहीं पाओगे। आईसीएमआर जो यहाँ की हेल्थ के बारे में सोचती है, वो डब्ल्यूएचओ जो भी बोलती है उसको फॉलो करती है। छोटे बच्चे अभी आजकल आपने भी देखा होगा, अब कोई भी जाइए, कोई भी बच्चों का हॉस्पिटल जाइए, पैकेज डील है। वो गर्भवती होने के दिन से लेके पूरा पैकेज डील है। अब वैक्सीन, ऐसे ऐसे वैक्सीन मैंडेटरीली बच्चों को देना है जो इस देश में कभी एक भी केस नहीं है, वो भी वैक्सीन उनको देना है। कहीं अफ्रीका में पता नहीं, रिमोट बुर्किनो फासो, नाइजर, कोई सोमाली, कोई कहीं मतलब मोरक्को, कहीं दूर दूर की अफ्रीकन देशों में छोटे से कुछ पैंडेमिक आया होगा, उसका वैक्सीन बना दिया ये लोग, हमारे ऊपर थोप दिया, और सरकार की पॉलिसी में वो भी चल रहा है। कहां आपका इंडिपेंडेंस है बताइए मुझे। तो कहीं भी आपका इंडिपेंडेंस नहीं है। मंदिर में वीआईपीस कौन जाते हैं? काशी मंदिर जाइए, मथुरा जाइए, तिरुपति जाइए, कहीं भी जाइए, मंदिरों में वीआईपीस कौन है? आपके कलेक्टर, आपकी एसपी, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मंत्री शंत्री, यही लोग वीआईपीस हैं। वीआईपीस कौन होना चाहिए? पीठाधिपति, मठाधिपति, साधु संत, ये होने चाहिए ना, वो भी वीआईपी होने चाहिए। उनको कोई रोकना नहीं है। कोई टिकट लेके कोई साधु को आप रोक नहीं सकते हो, वो तो सन्यासी है, उनको तो वीआईपी मतलब सीधा जाके दर्शन करके जाना है। मगर वीआईपी जो प्रोटोकॉल के साथ लोग जो दर्शन में जाते हैं, वो कौन है? सेम वही एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप है। मतलब हमारे देश में कोई भी वर्टिकल ले लीजिए, वी आर अंडर समबडीज कंट्रोल, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा, इस देश को एक स्टेटस को देश बना के छोड़ दिया। स्टेटस को से आगे हम सोचते नहीं है। तो इसीलिए कोई बड़ा बदलाव मैंने बहुत सालों से कुछ नहीं देखा है, छोटी छोटी इधर उधर होता है। मोदी जी के कालखंड में भी सबसे बड़ा बदलाव जो था वो 370, आर्टिकल 370 हट के जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाना, दैट इज द बिगेस्ट चेंज। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या हुआ? आपकी डिमोनेटाइजेशन। बाकी सब ऐसे कैसे ही है। अभी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर आप एडिशनल सरचार्ज डाल रहे हो। मतलब यहां पैसा कमाना गलत है, पाप है। मगर हम ऐसा सभ्यता है जो अष्टलक्ष्मियों को पूछते हैं, लक्ष्मी को भी पूछते हैं, मगर आप क्या कर रहे हो? जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो अप्रोच अभी भी वेस्टर्न अप्रोच है। आपके पूरे फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपके पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1857 जो स्वतंत्र ये जंग हुआ था, उसके बाद देश को कंट्रोल करने के लिए पुलिस रूल्स लाया था ब्रिटिश ने। आज भी वही पुलिस रूल्स लागू है। दे कैन अरेस्ट एनीबॉडी रैंडम, सड़क पे जाके किसी को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, उनके पास उतना अधिकार है। सस्पेशन, हम सस्पेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर एक तरफा आपका हथियार आपसे छीना गया, क्योंकि ब्रिटिश का पॉलिसी था कि हथियार रखना और वायलेंस स्टेट का ही अधिकार रहेगा, प्रजा का नहीं रहेगा। ठीक है भाई, मगर एक समुदाय को क्यों इतना आप छूट दे रखे हो? हर राम नवमी की जो प्रोसेशन है, यात्रा में पत्थर फेंका जाता है, क्यों? तो ये चीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली एक समुदाय को कंट्रोल करने के लिए किया है। आपका हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर थोपा गया, वो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है, वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। दूसरा, आप इसको ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, हिंदू एंडोमेंट्स। आपके मंदिरों के ऊपर सरकार की कब्जा है, मगर मस्जिदों के ऊपर या चर्चेस के ऊपर कोई कब्जा नहीं है। मतलब ये सब स्ट्रक्चर्स
जो ब्रिटिश ने छोड़ के गया है उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो हम एक कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम मान के चल सकते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। आपका आर्कियोलॉजी एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाया वही चल रहा है, फुल स्टॉप भी उसमें चेंज नहीं किया। और तो और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए बहुत से मजारे और इनके मकबरे उसमें ऐड कर दिया हमने लिस्ट में। तो आप आरटीए करके देख लीजिए पर कैपिटा ये मकबरा मेंटेनेंस, इनके मेंटेनेंस पे कितना खर्च होती है, कितना मंदिरों के ऊपर खर्च होती है, आप देख लीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि काशी मथुरा में डिस्प्यूट है, तो उसको छोड़ के जहां डिस्प्यूट नहीं है, मारतांड सूर्य मंदिर में क्या डिस्प्यूट है? कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है उधर, मगर छत तोड़ा गया, उसको जला दिया, मूर्ति नहीं है। अब मूर्ति लगा के पूजा करो ना, कौन रोकता है आपको? आर्कियोलॉजी एक्ट रोकती है, क्योंकि ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि फिर ये दोबारा भारत की सभ्यता रिवाइव हो, इसलिए हमें दबा के रखा है। जो जो आर्कियोलॉजी के कंट्रोल में है उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते। हम्पी जाएंगे, हम्पी में विठला मंदिर है, भव्य मंदिर है, अभी भी सप्त स्वर उसमें दिखता है आपको। यू कैन टैप द स्टोन्स को, आप टैप करेंगे पूरे 7 नोट्स आपको मिलेंगे। इतना भव्य मंदिर है, मूर्ति नहीं है। हजारा राम मंदिर है, ब्यूटीफुल टेम्पल, मूर्ति नहीं है, आर्कियोलॉजी के कंट्रोल में है। आप वहां मूर्ति लगा के पूजा नहीं कर सकते। तो मतलब आपको स्टेटस को देश बना के छोड़ा है ब्रिटिश ने, तो ये हमारी स्टेटस है। तो आप भी के चैनल में हमने कुछ महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था, जब तक हमारे देश की राजधानी दिल्ली रहेगी तब तक, शायद इस वीडियो के नीचे लिंक में आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं डालता हूँ। हाँ, दोबारा उसके ऊपर हमारे दर्शक देख सकते हैं। Exactly. तो वी आर अ स्पिरिचुअल कंट्री, स्पिरिचुअल कंट्री होने के नाते हम बस हमारी एनालिसिस हो, हमारी सोच हो, सेक्युलर सोच नहीं होनी चाहिए। जितना भी आज डिस्कशन हो रहा है, या तो वो राइट विंग सेक्युलरिज्म होगा या लेफ्ट विंग सेक्युलरिज्म होगा, स्पिरिचुअल एंगल से कोई देख ही नहीं रहा है इसका। तो हमारे छात्र कहाँ चले गए, समाज में कहाँ चली गई, ये हमें सोचना चाहिए। सरकार में क्यों वो चला गया? अभी भी देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, आप रोटी खाओ नहीं तो मेरा गोली है। तो मतलब स्टेटस को मेंटेन करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं मारेंगे तो हम आपको नहीं मारेंगे। क्यों भाई? वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर दोबारा मारेंगे, ये तो हमें पता है। इसे उसको मारते जाओ ना, उसको छोड़ना क्यों? 2021 से लेके 2025 तक 4 साल हमने उसको सीज फायर एक्सेप्ट किया है। तो हमारी सरहद में फायरिंग नहीं होता था, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होता था। पहलगाम होने के बाद ही हमने शुरू किया, उससे पहले नहीं हुआ था। 4 साल उसको छूट दिया। तो वो क्या किया, जाके बलूचियों को, फिर पठानों को, फिर वहां अफगानों को, ये पूरे आर्मी वहां गया और उनको सताने बैठ गया। तो उनको वो चांस क्यों देना था हमें? शायद शायद ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता था तो शायद अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस जो है, अमरुल्ला सालेह और जो भी उनके नॉर्दर्न अलायंस एंटी तालिबान फोर्सेस हैं, वो शायद अभी भी वहां लड़ते होंगे। जब पूरा छूट मिल गया, ये लोग जाके वहां सबको निकाल दिए और इतने हजारों में, लाखों में बलूचियों को ये लोग नरसंहार करके आ गए। मगर जब उनके ईस्टर्न बॉर्डर, जो भारत से तटी हुई बॉर्डर हॉट रहता है, तो फिर ये सब लोग सुकून से जी सकते हैं ना। अभी भी उनके आर्मी पूरा इधर आ गया तो बलूचियों ने क्या आतंक बना रखा है, देख ही रहे हो। तो हर दिन वहां इतना इतना अटैक्स हो रहे हैं। तो ये है, तो भारत का सोच है स्टेटस को, आप हमें छोड़ दो, हम आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये अप्रोच नहीं चलेगा। ये चाणक्य की नीति के विपरीत है। जब आपको पता है कि आपके बगल में बैठा हुआ शत्रु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपके ऊपर कुछ ना कुछ हरकत करेगा, उसको वो हरकत करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। और मोदी जी को हम इस बारे में हम उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। आज तक जितने भी जंग हुए हैं, पहला अटैक पाकिस्तान ने किया था। इवन 71 में ईस्टर्न थिएटर में जो हो रहा था बांग्लादेश में, वो अलग बात है, मुक्ति बाहिनी अंदर गई थी, वो हम कोर्ट में गए थे, वो जो भी था। वेस्टर्न बॉर्डर में पहला अटैक पाकिस्तान ने किया था, हमारी फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर, पठानकोट, अंबाला, इसके सब के ऊपर वो बम्बार्डमेंट शुरू किया पाकिस्तान ने। उसके बाद हमने रेस्पॉन्ड किया। क्यों?
हमारी सोच थी कि हमें नोबेल प्राइज चाहिए। कभी भी हमने अटैक नहीं किया। हमने इतना शांति देश है, गांधी का देश है, तो जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तब हमने रिस्पॉन्ड किया, ये सब बोलना था। मगर इस बार क्या हुआ, वो हमें मारने का सोच रहे थे। वही शहबाज शरीफ भी बोल रहा था ना, फज्र के बाद हम अटैक करने का सोच रहे थे, उससे पहले मोदी जी जाके मार के आए। तो दैट इज वेलकम साइन, बहुत अच्छी बात है। पहले जाके उनके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, 12-13 पता नहीं 20 उनके ठिकानों को हमने नष्ट करके आ गए, उनके पूरे जितने भी रनवेज हैं। ये आगे जाना चाहिए, ये और भी सोच आगे जाना चाहिए, यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रोटी खाने का नौबत नहीं छोड़ना है, उनको रोटी खाने का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। रोटी पानी बंद होने चाहिए उसको, उसके घर में घुस के मारना, जैसे यूक्रेन ने किया है। 4,500 किलोमीटर अंदर घुस के जब इनके रशियन ठिकानों को अटैक कर सकता है, और जब इस्माइल हनिया को तेहरान के अंदर इसराइल मार सकती है, और फिर मुल्ला नसरुल्लाह को लेबनान के अंदर जाके घुस के मार सकता है, भारत भी करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया है, सरहद पार नहीं किया, इधर से ही मारते गया, स्पेक्टेकुलर हिट्स, अद्भुत, कोई दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है इतना अद्भुत विक्ट्री था हमारी, बहुत अच्छी बात है। मगर वहां पाकिस्तान के अंदर उसी के नैरेटिव के खिलाफ हमारी एसेट्स खड़ा होना चाहिए। जब हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा, उनके पिछवाड़े में आग लगना चाहिए। तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हमारे छात्र कैसे होगी। अभी 10 साल में भारत ने शुरू किया, हमारे एसेट्स पाकिस्तान में भी आजकल देख ही रहे हैं हम, अज्ञात बंदूकदार बहुत लोगों को उड़ा रहे हैं। मगर किनको उड़ा रहे हैं, जो भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो खालिस्तानी हो या कश्मीरी आतंकवादी हो, इन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं। मगर इनके पीछे वाली शक्तियां जो है, आईएसआई हो या उनके फौज हो या उनके जो डीप स्टेट हो, उनको हमने टारगेट नहीं किया। जब तक इनको टारगेट नहीं करेंगे, ये रक्तबीज जैसा है, 1000 हफीज सईद मरेंगे तो 1000 और को खड़ा करेंगे, वो क्या प्रॉब्लम है उसको। तो इसीलिए जड़ में जाना चाहिए, पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी एलिट को हमें टारगेट करना चाहिए। इनके बीवी बच्चे केएफसी, केंटकी, ये मैकडोनल्ड जाने के लिए डरना चाहिए, घर से बाहर जाने के लिए डरना चाहिए। जब ये डर उनके दिल में हम बिठाएंगे, तब ये लोग ठिकाने पे आएंगे। तो हम वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। वो रोटी खाओ, हम बाद में देखेंगे, आप कुछ करेंगे तो हम गोली मारेंगे, नहीं, सॉरी, रोटी खाते वक्त उनको देखना चाहिए कहां से गोली आती। तो ये होना चाहिए, दैट इज चाणक्य नीति। इंटरेस्टिंग, देश में आपने ये हो, गिरिधर जी आपने जो बात कही है, मैं मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज रक्त बीज जो आपने बोला कि एक एक जब आप एक को मारेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को मारेंगे तीसरा आएगा, और लगातार ऐसा हो रहा है। और मतलब जो बीच में आपने कहा कि भाई भक्त बनना अलग बात है, हिंदू बनना अलग है। हम लोगों ने गीत सुने कि मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा के जाऊंगा, लेकिन जो जगाने आया है, जो जगा के जाने की बात कर रहा है, वो खुद कितना हिंदू है, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो केवल गीतों से या केवल ध्वजा लगाने से ये अच्छी बात है, सिंबोलिज्म एक अच्छी बात है, कुंभ में जाकर के स्नान करना ये अच्छी बात है, इसको रोकना नहीं है, इसमें कोई है ना बैरियर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो हिंदुत्व क्या था, उस हिंदुत्व को समझना, उस हिंदू को समझना और अपने अंदर में वैसा हिंदू बनाना, ये एक ज्यादा बड़ी बात है जिसे हमें समझना होगा। तब जाकर के हम ऐसे ऐसे रक्तबीजों का संहार कर पाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि किसी माध्यम से बात पहुंचे कि भैया अपनी उनको रोटी भी नहीं खाने देंगे, और उनको तरह देखना पड़ेगा कि बाहर जाकर के देख के आओ। सीसीटीवी कैमरा लगाने की तो उनके घर में औकात नहीं है वहां पर लोगों की कि सीसीटीवी कैमरा बाहर एक आदमी को तैनात करना, क्योंकि 4 लोग खाना खा रहे हैं, 4 लोग नहीं होते वहां, तो 40 होते हैं। तो 40 लोग खाना खा रहे हैं, तो 5 लोग बाहर गई, गोली वोली नहीं आ रही, गोला तो नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो उसके उसके लिए जब सुबह सुबह पाकिस्तान में जाए, पखाने में जाए, हम लोग तो कहते हैं ना, मैंने बचपन से सुना था कि सुबह सुबह कहाँ जाके आया, पाकिस्तान जाके करके आया हूँ, तो शौच जा करके आया। तो वो पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान में जाकर के आता है, तो वो ढंग से उसको साफ नहीं हो, ऐसा डर उसको हो कि भैया ये कहीं है ना जरा सा पटाखा फूटा तो गड़बड़ हो जाए, कब्ज हो जाए, दस्त हो जाए। तो ये वाली चीज जो है जब तक नहीं होगी, तब तक शायद सिविलाइजेशन वॉर से, मुझे आपने एक नया एक टॉपिक दिया है, मैं कभी फिर आपके साथ में जुड़ूंगा और इस पर हम बात करेंगे कि रक्त बीज का खात्मा कब होगा। दैट इज अ सिविलाइजेशनल वॉर। तो शुरू हुआ है, किसी हद तक शुरू हुआ है, भारत ने किया है, पिछले 10 साल में काम हुआ है, श्री राम मंदिर
का जब संस्थापना हुई अयोध्या में, चीजें हुई हैं, चीजें बढ़ी हैं, हम लोग कहीं किसी कदम पर आगे बढ़े हैं। अब उस कदम उसमें तेजी कितनी लानी है, दैट्स अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कैसा करना है, वो हमारा काम है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ में आज ये चर्चा करके। और जो दिल्ली की राजधानी वाली बात थी, हमारे दर्शक जो है वो देखें उस वीडियो को। मैं लास्ट में, मैं कार्ड्स में भी उस लिंक को लगाऊंगा, और लास्ट में भी वो लिंक आपको मिलेगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिलेगा कि जब तक भारत की राजधानी, ये दिल्ली मुर्दा घर है, दिल्ली जब तक भारत की राजधानी रहेगी तब तक हम लोग उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस परम वैभव की बात हम करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो बहुत एजुकेटेड वीडियो है और गिरधर जी ने ही उसे किया है। तो उसे जरूर देखिए, आपके कमेंट्स वहां पर भी डालिए, यहाँ पर भी डालिए, क्या सुनना चाहा, आपको अच्छा लगा, क्या चीज आपको समझ में आई, और कैसे इस चीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी हमें बताइए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, हमारे मेंबर बनकर हमें सशक्त भी कीजिए। और बहुत धन्यवाद गिरधर भैया जी, आप आए और एकदम से हमारे साथ में प्रोग्राम किया आपने, और हम हर सप्ताह आपके साथ में ऐसे नरेटिव वाले इशू पर लगातार प्रोग्राम करते रहे, हम लोगों को जगा, ये जागरण है जो आप कर रहे हैं, यही जागरण है। और ये जागृत अगर एक व्यक्ति भी हमारे, अगर 500 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, 5000 लोग देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनमें से एक व्यक्ति भी असलियत में जागरण कर गया ना, जागृत हो गया, हमारा काम हो जाएगा। दैट इज जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप ऐसे नहीं बनेगा साकार। वाकई में मुर्शिदाबाद में कुछ हो रहा है, यहाँ पर चोट लगनी चाहिए। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में तो चोट लगनी चाहिए। यहाँ पर कैसे, वो वहां पर क्यों नहीं? हिंगलाज में तुम्ही भवानी केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उस माँ भवानी की वहां पर जाकर के आना पड़ेगा। तस्वीरें देखते हैं हम लोग वहां पर, कोई टेंट में, हम लोग टेंट में रामलला की बात करते थे, हिंगलाज में तुम्ही भवानी माता रानी, वो भी वहां पर वही त्रिपाल में वहीं पर नजर आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक वो चोट नहीं आएगी तब तक हम लोग कर नहीं पाएंगे। वो चोट पहुंचानी पड़ेगी उन लोगों को जिन्होंने सिविलाइजेशन वॉर में हमें चोट पहुंचाई। बहुत धन्यवाद गिरधर जी, और बहुत आनंद आया आपके साथ में इस चर्चा में, और इसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग लगातार। बहुत प्रणाम। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री